नेक्स्ट चैप्टर हमारा सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण के सरल हल। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण और उसके स्थायी अवस्था हल। तो काल अनाश्रित मतलब जो टाइम पे डिपेंडेंट ना हो। तो हम सबसे पहले वो समीकरण लेते हैं जो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो टाइम पे डिपेंडेंट रहने वाली श्रोडिंगर समीकरण जो है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिराइव की थी, उसका डेरिवेशन किया था। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो टाइम पे टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर अपन को दिख रहा है डेल टी वाला टर्म है और ये टाइम वाला है, इसका मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, प्रीवियस टॉपिक्स में भी किया था कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन किन्हीं दो वेरिएबल का फंक्शन है तो उसे दो अलग अलग फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, जिनमें से एक एक फंक्शन एक एक वेरिएबल का होगा। जैसे यहाँ आर और टी है तो ये फंक्शन केवल आर का होगा और ये फंक्शन केवल टी का होगा। ठीक है, ये वाला साई अलग है, ये मैंने उस टाइम भी बताया था, ये कैपिटल साई होता है और ये स्मॉल वाला साई है। ठीक है, अलग अलग साई है दोनों। तो यहाँ पर जो साई है उस साई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ये साई इंटू फाई, दो फंक्शन। अब मैंने यहाँ पर साई और फाई लिखा है, इसका मतलब आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ साई आर है और फाई टी का फंक्शन है। ठीक है, मैंने ये अंदर वाले वेरिएबल नहीं लिखे हैं, यहाँ केवल साई फाई लिखा है। और राइट हैंड साइड में आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी साई आर टी। तो इस साई की जगह जब हम रखेंगे साई और फाई, तो क्योंकि डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में है और यहाँ पर जो फंक्शन है ये केवल आर का फंक्शन है और ये टी का फंक्शन है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन केवल फाई का होगा, आर साई का होगा ही नहीं, क्योंकि साई केवल आर का फंक्शन है। तो साई कांस्टेंट की तरह बाहर आ सकता है और डिफ्रेंसिएशन केवल फाई पे लग जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल टी। ओके, इसके बाद हम इस फाई को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जब ये ब्रैकेट इस दोनों ऑपरेटर पे, इन दोनों फंक्शंस पे ऑपरेट होगा तो यहाँ डेल टू है। हम जानते हैं डेल टू फंक्शन के अंदर डिफ्रेंसिएशन डेल एक्स टू के रिस्पेक्ट में होता है, डेल वाई टू के रिस्पेक्ट में होता है और डेल जेड टू के रिस्पेक्ट में होता है, यानी कुल मिला के पोजिशन होगी, उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। इसलिए जो फंक्शन टाइम का है वो कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा और यहाँ टाइम का कौन सा फंक्शन है, फाई, तो फाई ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट। और ये जो डेल टू ऑपरेटर है ये सीधा साई पे अप्लाई हो जाएगा और ये जो v है वो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा साई और फाई से, जिसमें से फाई बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, v साई, राइट हैंड साइड एज इट इज है। पूरी इक्वेशन को साई इंटू फाई से डिवाइड कर देंगे। ये सेम अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेरिवेशन किया हुआ इस तरह का। तो साई और फाई से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे देखो साई फाई से, और इस जगह डिवाइड करेंगे साई इंटू फाई से, तो यहाँ पर फाई से फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन साई, और यहाँ साई से साई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन फाई, बाकी टर्म्स एज इट इज़ है। अब यहाँ पर अपने पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो केवल और केवल डिस्टेंस का यहाँ पर जो चेंज हो रहा है या डिफ्रेंसिएशन जो भी हो रहा है वो केवल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है, और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो केवल टाइम का है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट केवल पोजीशन का फंक्शन है और राइट हैंड साइड वाला पार्ट केवल टी का फंक्शन है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर डेल टू के अंदर क्या है, x2 y2 z2। ठीक है, और यहाँ पर जो साई है ये केवल आर का फंक्शन है, ये साई है ये भी केवल आर का फंक्शन है, यहाँ पर साई है ये भी केवल आर का फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड केवल आर पे डिपेंड कर रहा है और राइट हैंड साइड केवल टी पे डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल है। इसका ये मतलब है कि जब हम, क्योंकि आर और टी क्या है, वेरिएबल्स है जिनमें चेंज होगा ही होगा, तो जब हम आर को चेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा चेंज हो जाएगा लेकिन राइट हैंड साइड पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए किसी टाइम पे ये इक्वेशन का वैल्यू आता है लेफ्ट हैंड साइड में 3 और राइट हैंड साइड में भी 3 आता है, जब हम आर को चेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, सपोज ये 3 से 4 हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा, वो अभी भी 3 है, तो ये इक्वेशन उस टाइम वैलिड नहीं रहेगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 हमेशा वैलिड रहे आर और टी के सारे वैल्यूज़ के लिए, तो ये दोनों ही किसी सेम कॉन्स्टेंट के इक्वल होने चाहिए, और वो कॉन्स्टेंट हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था। तो यहाँ पर हम दोनों को ही सेम कॉन्स्टेंट के इक्वल मानते हैं विच इज़ कैपिटल ई, क्योंकि इसकी डायमेंशन जो आती है वो एनर्जी की आती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ई से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का, और आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी होता है टोटल एनर्जी का ऑपरेटर। तो दोनों साइड में एनर्जी आ रही है, इसलिए जो कॉन्स्टेंट हम यूज़ करेंगे वो होगा टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अलग अलग इक्वल कर दिया अपन ने। अब सबसे पहले इक्वेशन 5 को वापस लिख लेते हैं। ये जो साई है ये अब केवल आर का फंक्शन है, ठीक है, इस आर को ई के साइड भेज देते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी।
इक्वेशन नंबर 6। नाउ दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिराइव की थी। तो ये होती है टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि कहीं पर भी इसमें टाइम का पार्ट नहीं है। और जो ये वाला ऑपरेटर होता है, ये मैंने पहले ही बताया था, ये काइनेटिक का ऑपरेटर होता है और पोटेंशियल का होता है। दोनों को मिला के देखते हैं तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। तो एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। तो अगर कहीं पर एच साई इज इक्वल्स टू ई साई लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण है, यानी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है। अब इक्वेशन 5 को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉरी 4 को, इक्वेशन 4 को लेके चलते हैं। तो उससे हमें मिलेंगे स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन। अब वो क्या होते हैं देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो ये है, यहाँ पर 5 था उसको राइट साइड में भेज दिया। ये वाला 5 है उसको डेल 5 के नीचे ले लो, तो डेल 5/5 हो जाएगा, और इस आयोटा एच क्रॉस को राइट साइड में भेज दो, तो यहाँ हमें मिल जाएगा ये। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो dx/x होता है log x, तो ये हो जाएगा ln phi, और यहाँ पर आ जाएगा t का केवल t हो जाएगा। जो भी यहाँ पर कांस्टेंट आएगा उसे हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए यहाँ अलग से उस कांस्टेंट को अपन मेंशन नहीं करते हैं। इसके बाद अपन यहाँ केवल फाई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये लॉग उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाई का एक्सप्रेशन अपन को मिल गया। और हमने सबसे पहले शुरू में देखा था कि जो साई आर टी है वो साई आर इंटू फाई टी के इक्वल था, जब अपने मैंने माना था। तो जहाँ फाई टी है उसकी जगह रख देंगे एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो ये हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन। अब हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर हमने देखा था कि ये साई आर टी दो अलग अलग फंक्शन के रूप में आता है, जिसमें केवल आर का फंक्शन होता है और ये वाला फंक्शन केवल टी का फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर निकालते हैं तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है मोड ऑफ साई का स्क्वायर। अगर साई की वैल्यू ये रखें यहाँ पर नीचे, तो साई स्टार इंटू साई आ जाएगा, और साई स्टार के अंदर सबसे पहले स्टार लगाएंगे तो इस साई पे लग जाएगा स्टार, और यहाँ पर आपको पता है कि स्टार लेते हैं तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में ये पोर्शन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। और जब ये मल्टीप्लाई होगा सिंपल साई से, सिंपल वाले साई में तो है ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, और साई स्टार में है एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। तो दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा केवल साई स्टार। क्या बचेगा हमारे पास? केवल साई स्टार आर और साई आर बचेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है मोड ऑफ साई स्क्वायर आर। और अगेन अगर ये मोड ऑफ साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें अगर साई आर टी का फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी भी हमारी आर टी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर टी हट चुका है, केवल आर के टर्म्स में है, तो हम इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ ओनली आर। यहाँ से ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो प्रोबेबिलिटी है इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम का फंक्शन नहीं है। तो ऐसी स्टेट्स या ऐसी अवस्थाएं जो टाइम का फंक्शन नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं स्थायी अवस्थाएं या फिर स्टेशनरी स्टेट, जो कि हेडिंग में था। तो ये स्थायी अवस्था कहलाती है। एंड साई करस्पॉन्डिंग टू सच स्टेट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन साई के रूप में होता है, अगर वो इन स्टेशनरी स्टेट से रिलेटेड है, इनके करस्पॉन्डिंग है, तो उन्हें कहते हैं स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन, स्थायी अवस्था हल।